अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो आदमी पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। कुछ ऊंचाई पर आसानी और बड़ी तेजी से चढ़ने के बाद वो एक बड़ी सी गुफा के सामने रुक जाता है। फिर वो आदमी अंदर जाता है। गुफा के अंदर अंधेरा था। उस आदमी के वहां पहुंचते ही एक गरजती हुई आवाज सुनाई देती है। युवराज दीवान, कई सालों बाद आज यहाँ क्या करने आए हो? वो आदमी कुछ कदम और आगे बढ़ता है और एक मशाल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि युवराज ही था। आखिर युवराज उस गुफा में किससे मिलने गया था और क्या अर्नब उन मर्डर्स की थ्योरी को सुलझा पाएगा? युवराज सामने देखता है। वहां एक सांवला सा आदमी एक बड़े से पत्थर पर बैठा था। उस आदमी के काले लंबे बाल और दाढ़ी थी। कपड़े के नाम पर उसने एक काले रंग की धोती पहनी हुई थी। उसके मस्तक पर काला टीका लगा हुआ था और दिखने में वो एक तांत्रिक लग रहा था। बोलो युवराज, आज मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? तुम्हें तो मैं और मेरी तंत्र विद्या किसी काम की नहीं लगती। युवराज उसे कोई जवाब नहीं देता। वो अपना हाथ अपनी जैकेट के लेफ्ट पॉकेट में डालता है। युवराज अपने पॉकेट से एक सफेद लिफाफा बाहर निकालता है। वो लिफाफे में अपना हाथ डालते हुए अंदर से एक बाल निकालता है। ये वही बाल था जो उसने कल रात सुहानी के कमरे में जाकर लिया था। कल रात वो युवराज ही था जो सुहानी के कमरे में गया था। युवराज उस तांत्रिक की तरफ बढ़ता है और बिना कुछ कहे वो बाल उसकी तरफ बढ़ा देता है। युवराज के ऐसा करने पर तांत्रिक सवालिया नजरों से युवराज को देखता है। अब कुछ आता है या पहले जैसे ही हालत है? पहले वो तांत्रिक गुस्से से युवराज को घूरता है, फिर उस बाल को अपने हाथ में लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ पलों के बाद वो तांत्रिक एक झटके से अपनी आंखें खोलता है। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। नहीं, ये असंभव है। वो तांत्रिक सुहानी के बाल को हैरानी से देखते हुए कहता है, ये असंभव है। मेरी गणना के अनुसार तो ये लड़की मर चुकी है। क्या ये किसी मृत लड़की के बाल है? तांत्रिक की ये बात सुनकर युवराज भी हैरान रह जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या ये किसी मृत लड़की के बाल है? क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ कि किसी मरी हुई लड़की के बाल संभल कर रखूंगा? युवराज, मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। उसके बाद ही मैं तुम्हें इस बारे में कुछ बता पाऊंगा। तुम पता लगा तो लोगे ना, या फिर पिछली बार की तरह मुंह की खाओगे? अब उस तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है। युवराज ने अभी अभी उस तांत्रिक के सामने ही उसकी काबिलियत पर सवाल उठा दिया था। वो गुस्से से युवराज को घूरने लगता है। युवराज को तांत्रिक के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसी तरह वहां खड़ा रहता है। तांत्रिक के युवराज की तरफ देखते ही पेड़ की बहुत सी लताएं गुफा के अंदर आ जाती हैं और वो लताएं युवराज की तरफ बढ़ने लगती हैं। युवराज को अब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसी तरह वहां खड़ा रहता है। पहले तो वो लताएं युवराज के पैर को बांध लेती हैं, पैर के बाद हाथ को और फिर युवराज के पूरे शरीर को बांधकर उसके शरीर को जकड़ने लगती हैं। किसी और इंसान के साथ अगर ये सब होता तो वो दर्द और मौत के खौफ से चीखने और छटपटाने लगता, लेकिन युवराज को ना तो दर्द महसूस हो रहा था और ना ही उसे मौत का खौफ था। वो बस बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां खड़ा था, जैसे उन लताओं के जकड़ने से उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। ये उस तांत्रिक का मजाक उड़ाने जैसा था। कुछ देर उन लताओं के जकड़ने के बाद भी जब युवराज कुछ रिएक्ट नहीं करता तो उस तांत्रिक के चेहरे पर हार मानने वाली उदासी आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि युवराज को दर्द देना उसके बस की बात नहीं है। वो युवराज की तरफ अपनी उंगली दिखाकर कुछ इशारा करता है, जिससे वो लताएं युवराज को आजाद कर देती हैं। मुझे लगा था कि इतने सालों में तुमने कुछ तो बेहतर सीखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि तब मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो साया, वो बहुत ही शक्तिशाली है। तब मुझ में उससे टक्कर लेने की क्षमता नहीं थी और उसकी कीमत भी मुझे चुकानी पड़ी है। इतना कहते हुए युवराज खामोश हो जाता है। ये कहते हुए वो तांत्रिक अपने बाईं तरफ देखता है। उस तांत्रिक की बाईं हथेली नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी बाईं हथेली काट दी हो। उस तांत्रिक की बात सुनकर युवराज कुछ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, मैं 2 दिन के बाद आता हूँ। इतना कहकर युवराज वहां से जाने लगता है। युवराज वहां से जाने के लिए 2-3 कदम ही चल पाया था, तभी 6 महीने बचे हैं ना तुम्हारे पास?
उस तांत्रिक की बात सुनकर युवराज 1 सेकंड के लिए रुकता है और फिर बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद तांत्रिक फिर से अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लगता है। युवराज उसी तेजी से कार चलाते हुए शहर की तरफ बढ़ रहा था। कार चलाते वक्त युवराज के दिमाग में उस तांत्रिक की बातें चल रही थी। इस वक्त युवराज के मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था। क्या सुहानी वही लड़की है? क्या उस रात वो लड़की बच गई थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो कार तो खाई में गिर गई थी। युवराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुहानी है कौन। अगली सुबह सुहानी, निशा और विवेक कॉलेज के कैंटीन में बैठे थे। उनके हाथों में कॉफी मग था। इस वक्त उन तीनों के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। निशा अपना कॉफी मग टेबल पर रखती है। तो तय रहा, आज रात हमें उस विशिंग वेल के पास वाले बंगले में जाना है। सिंघानिया मेंशन कहते हैं उसे। विवेक की बात सुनकर निशा अपना मुंह बना लेती है। हाँ, सिंघानिया मैंशन, जो अब खंडर बन चुका है। मैंशन वाली कोई बात बची है उसमें? सुहानी निशा और विवेक की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। निशा सुहानी के कंधे पर हाथ रखती है। क्या हुआ सुहानी, तू क्या सोच रही है? निशा के हाथ लगाते ही सुहानी अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। ये सिंघानिया मेंशन पद्मिनी सिंघानिया का है ना? विवेक हाँ में सर हिलाता है। हाँ सुहानी, वो बंगला पद्मिनी सिंघानिया का ही है। मैंने सुना है कि कुछ साल पहले पद्मिनी ने उस बंगले को खरीदा था, लेकिन वो उस बंगले में रहती नहीं है। उसे खरीदने के 1 महीने के अंदर ही पद्मिनी ने उस बंगले को छोड़ दिया था। और अजीब बात यह है कि उसे छोड़ने के बाद पद्मिनी कभी वहां वापस नहीं गई। इतने महंगे बंगले को खरीद कर उसने छोड़ क्यों दिया? और क्या वहाँ कोई नहीं रहता? पद्मिनी ने बंगला क्यों छोड़ा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, वहां कोई भी नहीं रहता। इनफैक्ट वो बंगला तो लॉक भी नहीं रहता। हो सकता है विशिंग वेल के पास होने की वजह से सिंघानिया मेंशन में कुछ नेगेटिविटी आ गई हो और इसलिए पद्मिनी को उसे छोड़ना पड़ा हो। विवेक का जवाब सुनकर निशा को हंसी आ जाती है। पद्मिनी ने नेगेटिविटी की वजह से बंगला छोड़ा होगा? वो क्या खुद एक भटकती आत्मा से कम है? निशा के ऐसा कहने पर सुहानी और विवेक को भी हंसी आ जाती है। ये बात तो है। विवेक, पद्मिनी ने सिंघानिया मेंशन किससे खरीदा था? सुहानी का सवाल सुनकर विवेक ना में सर हिला देता है। नहीं पता यार, मैंने इस बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत पहले की बात है, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चला। और वैसे भी इस बात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। पुराना रोड, विशिंग वेल, सिंघानिया मेंशन, ये तीनों उन साए से जुड़े हैं और सिंघानिया मेंशन पद्मिनी से जुड़ा है। मुझे हमेशा से लगता है कि उस साए और पद्मिनी सिंघानिया का कुछ तो कनेक्शन है। विशिंग वेल के पास कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो साया सिर्फ उसी जगह पर अपना शिकार करता है। इन सब का पता लगाने के लिए हमें पद्मिनी सिंघानिया का पूरा बायोडाटा पता करना होगा। हाँ विवेक, सुहानी सही कह रही है। हमें पद्मिनी के बारे में सब कुछ पता करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन आज रात हमें सिंघानिया मेंशन जाना है, बाकी उसके बाद देखेंगे। दोपहर के 12 बजे थे। सेंट थॉमस कॉलेज से थोड़ी दूर सुनसान सड़क पर एक ब्लैक कार खड़ी थी। थोड़ी देर में वहां एक दुबला पतला सा लड़का आता है, जिसने ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। उसकी हाइट लगभग 5 फीट 8 इंच थी। उसने आंखों में एक मोटा सा चश्मा लगाया था और उसके बाल घुंघराले थे। उसने अपने कंधे पर एक ब्लैक कलर का बैग लटकाया था। दिखने में वो कोई कॉलेज स्टूडेंट लग रहा था। वो लड़का अपने आसपास ऐसे देख रहा था जैसे वो श्योर होना चाहता हो कि वहां उसके अलावा कोई नहीं है। अपने आसपास देखकर जब वो पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि कोई उसे नहीं देख रहा, तब वो लड़का उसी ब्लैक कार की तरफ बढ़ने लगता है। उस कार के पास जाकर वो लड़का कार के अंदर ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। कार में बैठकर वो देखता है कि उस कार की ड्राइविंग सीट पर युवराज दीवान बैठा था। युवराज उस लड़के की तरफ 2000 के नोटों की 2 गड्डियां बढ़ाता है। वो लड़का उन गड्डियों को लेकर अपने बैग में डाल लेता है और युवराज से कुछ बातें करने लगता है। वो युवराज को सुहानी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। युवराज बड़े गौर से एक एक बात सुन रहा था। सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद वो लड़का कार से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसे कुछ याद आता है और वो युवराज की तरफ मुड़कर कहता है,
अरे हाँ मिस्टर युवराज, मैं तो बताना ही भूल गया, सुहानी शर्मा अडॉप्टेड है। जब वो लगभग 7 साल की थी तब उसे अडॉप्ट किया गया था। सुहानी शर्मा की 7 साल की उम्र से पहले की इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं नहीं मिली है। ये सुनकर युवराज शॉक्ड रह जाता है। वो गुस्से में उस लड़के को घूरने लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम मुझे आखिरी में बता रहे हो। मैंने कहा था मुझे सुहानी शर्मा के बारे में सब कुछ जानना है। सब कुछ का मतलब समझ नहीं आता तुम्हें? युवराज का गुस्सा देखकर वो लड़का घबरा जाता है। उसे युवराज के गुस्से के बारे में अच्छे से पता था। मिस्टर युवराज, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सुहानी शर्मा के 7 साल की उम्र से पहले के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। गेट आउट। वो लड़का डरकर कार से बाहर चला जाता है। कार से बाहर आते ही वो चैन की सांस लेता है। उसे तो लगा था आज युवराज गुस्से से उसे खा ही जाएगा। उसके बाहर निकलते ही युवराज तेजी से कार चलाते हुए आगे बढ़ जाता है। युवराज गुस्से में अपनी कार बहुत ही स्पीड से चला रहा था। वो सुहानी के अडॉप्शन के बारे में सुनकर शॉक था और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने की वजह से गुस्से में भी। जैसे ही युवराज की कार सेंट थॉमस कॉलेज के गेट के पास पहुंचती है, एक लड़की अचानक से युवराज की कार के सामने आ जाती है। युवराज की कार पहले ही बहुत स्पीड में थी। सामने लड़की को देखकर युवराज तुरंत गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगाने के बाद भी युवराज की गाड़ी स्लिप कर जाती है और उस लड़की को कार से हल्की सी ठोकर लग जाती है। ठोकर लगने से वो लड़की रोड पर गिर जाती है। युवराज फौरन कार से बाहर निकलता है और भागते हुए उस लड़की के पास जाता है। वहां सुहानी को देखकर युवराज चौंक जाता है। उसे नहीं पता था कि जिस लड़की को उसकी कार से ठोकर लगी है वो कोई और नहीं बल्कि सुहानी है। आखिर क्या होगा इस एक्सीडेंट का अंजाम और कौन था वो आदमी जिससे युवराज मिलने गया था? सुहानी जमीन पर पड़ी थी और उठने की कोशिश कर रही थी। सुहानी को इस हालत में देखकर युवराज परेशान हो जाता है। वो सुहानी के पास आकर अपने घुटने के बल बैठ जाता है। सुहानी, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? सुहानी सर उठाकर सामने देखती है। उसके सामने युवराज था। जब सुहानी को पता चलता है कि उसे कार से ठोकर मारने वाला युवराज है तो उसका गुस्सा गायब हो जाता है, वरना उसने तो सोच रखा था कि इस कार ड्राइवर को वो आसानी से जाने नहीं देगी। सुहानी के नज़दीक जाते ही युवराज की नज़र उसकी कलाई पर पड़ती है। नीचे गिरने से सुहानी की कलाई में चोट लग गई थी और उससे थोड़ा खून भी बह रहा था। युवराज सुहानी की छोटी सी चोट देखकर ऐसे परेशान हो जाता है जैसे उसका कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो। तुम्हें चोट लगी है और खून भी बह रहा है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। युवराज को ऐसे रेस्टलेस देखकर सुहानी कहती है, युवराज सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बस एक छोटी सी चोट है, आप परेशान मत होइए। अब युवराज थोड़ा शांत होता है। उसे एहसास होता है कि सुहानी उसके रिएक्शन को नोटिस कर रही है। वो सुहानी को देखकर अपने मन में कहता है, सुहानी की चोट से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? युवराज जानता था कि पहले ही दिन से उसे सुहानी के साथ एक अलग कनेक्शन फील हो रहा था। वो जितना खुद को सुहानी के करीब जाने से रोकता उतना ही उसकी तरफ खिंचा चला जाता था। दिनों दिन युवराज के लिए खुद को सुहानी से दूर रख पाना मुश्किल होता जा रहा था। सुहानी भी युवराज को ही देख रही थी। युवराज को देखते हुए वो अपने मन में कहती है, युवराज सर, जब आप उनसे प्यार ही नहीं करते तो आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? क्यों मेरी एक छोटी सी चोट आपको इतना परेशान कर रही है? पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आप झूठ बोलते हैं, कि आप मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते। कुछ देर पहले युवराज का मन बेचैन था। वो अब सुहानी की आंखों में देखते ही बिल्कुल शांत हो गया था। कुछ देर तक युवराज और सुहानी एक दूसरे को बस देखते रहते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे की आंखों में खो गए हों। तभी वहां से एक तेज हॉर्न के साथ कार गुजरती है। कार की आवाज से युवराज अपने ख्यालों से बाहर आता है और सुहानी से अपनी नजरें हटा लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी भी होश में आती है। ये सिचुएशन अब उन दोनों के लिए ऑकवर्ड हो गई थी। युवराज को कुछ याद आता है और वो सुहानी का हाथ अपने हाथों में ले लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी हड़बड़ा जाती है। वो समझ नहीं पाती कि युवराज क्या करने की कोशिश कर रहा है। युवराज के हाथ में अपना हाथ होने पर वो थोड़ी नर्वस हो रही थी। रिलैक्स, मैं बस तुम्हारी चोट को देख रहा हूँ। सुहानी अब कुछ शांत हो जाती है। युवराज अपने एक हाथ से सुहानी का हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ को उसकी कलाई की चोट पर रखता है। ऐसा करके युवराज की नज़र सुहानी के चेहरे पर जाती है जो इस वक्त उसे ही देख रही थी।
सुहानी का युवराज को इस तरह से देखना उसे और भी बेचैन कर देता है। युवराज अपनी नजरें फेर लेता है और सुहानी की उस चोट से अपना हाथ हटाता है। युवराज के हाथ हटाते ही सुहानी जब अपनी कलाई को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसकी कलाई से वो चोट अब पूरी तरह से गायब हो गई थी। चोट तो दूर, अब वहां किसी खरोंच तक का निशान नहीं था। सुहानी हैरानी से एक बार अपने हाथ को तो एक बार युवराज को देखने लगती है। युवराज अभी भी सुहानी का हाथ थामे रोड पर घुटने के बल बैठा था। युवराज सुहानी की आंखों में देखकर कहता है, शिवी। युवराज के मुंह से शिवी सुनकर सुहानी को बहुत अजीब लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये नाम पहले भी कई बार सुना है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। सुहानी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये नाम इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। युवराज बड़े गौर से सुहानी के चेहरे पर आ रहे एक एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। सुहानी अपने दिमाग पर जोर देकर कुछ याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। युवराज और सुहानी ये बात भूल ही गए थे कि वो दोनों अभी भी रोड पर बैठे हैं और युवराज ने अभी भी सुहानी का हाथ पकड़ रखा है। उसी समय निशा वहां आ जाती है। वो युवराज और सुहानी को रोड पे इस तरह बैठे देखकर चौंक जाती है। दोनों को इस तरह साथ में देखकर निशा उनके पास जाकर खांसने की एक्टिंग करती है। निशा के खांसने की आवाज़ सुनकर युवराज और सुहानी उसकी तरफ देखते हैं। निशा को देखते ही युवराज सुहानी का हाथ छोड़ देता है और वो दोनों खड़े हो जाते हैं। निशा उन दोनों को छेड़ते हुए कहती है, क्या मैं गलत वक्त पर आ गई? सुहानी और युवराज ये सुनकर काफ़ी एम्बैरस हो रहे थे। सुहानी अब ब्लश कर रही थी, लेकिन युवराज अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए उठता है और अपनी कार में बैठकर कॉलेज कैंपस के अंदर चला जाता है। युवराज के वहां से चले जाने के बाद निशा शक भरी नजरों से सुहानी को देखने लगती है। सुहानी, सच सच बता, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना? निशा की बात सुनकर सुहानी हड़बड़ा जाती है। तू पागल है क्या? कुछ भी बोलती है। अच्छा, मैं पागल हूँ? अगर तुम दोनों के बीच कुछ चल नहीं रहा है तो तू इतना ब्लश क्यों कर रही है? सुहानी अपनी सफाई में कुछ कहने ही वाली थी, तभी वहाँ विवेक आ जाता है। थैंक गॉड, तुम दोनों यहीं मिल गए। आज रात 10 बजे रेडी रहना, हम उस सिंघानिया मेंशन में जाएंगे। देखते हैं वहाँ ऐसा क्या है जो वो अंकल हमें दिखाना चाहते हैं। विवेक सुहानी की तरफ देखता है। सुहानी, तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मेरे और निशा के पास ये रुद्राक्ष है तो हमें ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। निशा भी विवेक की बात से सहमत होकर फिक्र भरी नजरों से सुहानी को देखने लगती है। तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इधर अर्णव की कार पुलिस स्टेशन में आकर रुकती है। कार से उतरकर अर्णव पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। उसके पुलिस स्टेशन में एंटर करते ही सभी लोग खड़े हो जाते हैं। अर्णव इंस्पेक्टर शर्मा के ऑफिस के अंदर आ जाता है। अंदर आकर वो देखता है कि इंस्पेक्टर शर्मा के सामने टेबल पर बहुत सारी फाइलें बिखरी पड़ी हैं और वो अपनी कुर्सी पर अपना सर पकड़े बैठे हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अर्णव की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर शर्मा सामने देखता है। अर्णव को देखते ही वो हड़बड़ाते हुए खड़ा होकर उसे सैल्यूट करता है। जय हिंद सर। क्या बात है इंस्पेक्टर, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। सर, आपका शक सही निकला। यहाँ तो मुझे बहुत सारे शक हो रहे हैं, उनमें से कौन सा शक सही निकला? सर, वो सारी डेड बॉडीज वही है जिनकी मिसिंग कंप्लेन इंडिया के अलग अलग शहरों में दर्ज की गई है। जिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस का आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट लिंक इस मर्डर केस से है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? हम तो सही रास्ते पर जा रहे हैं ना। सर, परेशानी की बात यह है कि इस केस से शहर के सबसे पावरफुल इंसान का नाम जुड़ा है, मिस्टर यशवंत दीवान, और उस पर हाथ डालने का मतलब है शेर के मुंह में हाथ डालना। चाहे कोई क्रिमिनल कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। बस एक बार कोई बड़ा सबूत हाथ लग जाए, फिर यशवंत दीवान हो या कोई और, वो मुझसे नहीं बच पाएगा। सर, आप समझ नहीं रहे हैं। यशवंत दीवान युवराज दीवान के पिता है। चाहे कुछ भी हो जाए, युवराज दीवान किसी को भी उन तक नहीं पहुंचने देगा। क्यों? क्या युवराज दीवान इतना पावरफुल है? सर, वो हिमाचल का सबसे पावरफुल इंसान है। यहाँ की इकोनॉमी से लेकर पॉलिटिक्स तक सब कुछ उसके कंट्रोल में है। हमें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा कि क्रिमिनल को रंगे हाथों पकड़ा जा सके, फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। रात के 10 बजे थे। सुहानी, निशा और विवेक पुराने रोड पर खड़े थे। वो रोड बिल्कुल सुनसान थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला था। हमेशा की तरह वो जगह बहुत भयानक दिख रही थी। उन तीनों से कुछ ही दूरी पर विशिंग वेल था।
विशिंग वेल को देखकर सुहानी को वहां हुए सारे इंसिडेंट्स एक के बाद एक याद आ रहे थे। उन इंसिडेंट्स के बारे में सोचते हुए सुहानी का डर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। यही हाल उसके साथ आए निशा और विवेक का भी था। यार, हिम्मत करके यहाँ तक तो आ गए हैं, लेकिन अब एक और कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही। मेरी भी। सुहानी हिम्मत करके उन दोनों से कहती है, चलो अब इससे पहले कोई और आ जाए, हमें सिंघानिया मेंशन में जाना होगा। वो तीनों धीरे धीरे विशिंग वेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन तीनों के हाथ में उनका मोबाइल था, जिसकी फ्लैश लाइट से वो अपने आसपास देख पा रहे थे। एक एक कदम विशिंग वेल की तरफ बढ़ाते हुए सुहानी को नेगेटिव एनर्जी बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उस विशिंग वेल को देखते हुए सुहानी अपने मन में कहती है, आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि वो साया इसी जगह पर लोगों का शिकार करता है। विशिंग वेल पार करके वो तीनों सिंघानिया मेंशन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही देर में वो तीनों सिंघानिया मेंशन के सामने खड़े थे। उस मेंशन का मेन गेट लगभग 20 फीट ऊंचा था, जो खुला हुआ था। देखने में वो गेट काफी डैमेज लग रहा था। सुहानी अपने दोस्तों के साथ गेट के अंदर जाती है। अंदर जाकर अपने मोबाइल के फ्लैश से वो तीनों अपने आसपास देखते हैं। वो जगह किसी खंडर की तरह दिख रही थी। जमीन पर पेड़ की सूखी पत्तियां और धूल फैली हुई थी। मेन गेट और बंगले के बीच बहुत बड़ा स्पेस था। अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये नज़ारा बहुत डरावना था। निशा, सुहानी और विवेक बंगले के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। बंगले का दरवाज़ा किसी मजबूत लकड़ी का बना हुआ था, जिसका ऊपरी हिस्सा गोल था। उस दरवाजे पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। दरवाजे के पास पहुंचकर वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं। डर से उनका गला सूख रहा था और एक कदम भी आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। निशा, विवेक, तुम लोग रेडी हो ना? चले अंदर। अब और कोई रास्ता नहीं है और ना ही हम पीछे हट सकते हैं। हमें अंदर जाना ही होगा। आखिर क्या होगा आगे? क्या युवराज का डर सही था? क्या सिंघानिया मेंशन जाकर वो तीनों अपनी ही मौत की तरफ बढ़ रहे हैं? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।